दोस्तों, इस वक्त मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गया जो है उसके गेस्ट हाउस में हूँ, कमरा नंबर 215 में। और मेरे साथ आदिवासी अदब के बहुत बड़े रचनाकार, लेखक, पोएट महादेव टोप्पो जी हैं। और इनका एक बहुत ही लंबा अनुभव है आंदोलन में रहने का, लिखने पढ़ने का, और आदिवासी जो मसाइल हैं, ख़ासकर जो उनके कल्चर, उनकी इकोलॉजी, उनके डेवलपमेंट के बारे में आवाज़ बुलंद करने का। कुछ घंटों पहले हम लोग महादेव टोप्पो जी को सुन रहे थे। 2 रोज़ा जनजातीय गौरव दिवस जो है यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो गया में है, यहाँ पे 2 रोज़ों का प्रोग्राम जो हुआ था 7 और 8 अगस्त 2025 को। और उसके बाद मैंने सर से रिक्वेस्ट किया था कि हम आपके साथ एक छोटी सी गुफ्तगू करना चाहते हैं। महादेव टोप्पो जी ने इसके लिए रजामंदी जाहिर की। आप सब लोगों की तरफ से मैं उनका शुक्रिया करता हूं, उनको जोहार बोलता हूं। जो लोग महादेव जी के काम को नहीं जानते हैं उनके लिए एक छोटा सा परिचय। महादेव टोप्पो जी का जो ताल्लुक़ है, उनका जो संबंध है, वो रांची के हुलसी गांव से है। ये ओरांव ट्राइब जो है, ओरांव आदिवासी जो कम्युनिटी है, जो कि झारखंड में एक बहुत बड़ा समुदाय है, उनसे उनका ताल्लुक़ है। हिंदी के अलावा ये कुरुक में भी लिखते हैं और इन्होंने फिल्म की भी पढ़ाई पुणे से की है। और कुरुक और हिंदी की कुछ नागपुरिया फिल्मों में भी इनका योगदान रहा है, उसमें भी उन्होंने एक्टिंग की है। स्ट्रीट प्लेज भी जो है, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो इनकी कविता का जो संग्रह है, जंगल पहाड़ के पाठ, उसको कई ज़बानों में ट्रांसलेट किया गया। जिन लोगों को लगता है कि आदिवासी कहानियों को या पोइट्री को लोग नहीं पढ़ते हैं, संस्कृत, संथाली, अंग्रेज़ी, जर्मन, कई ज़बानों में उसका तर्जुमा हुआ। और टोप्पो जी को कई सारे अवार्ड भी मिले हैं, जिसमें बिरसा मुंडा सम्मान भी है। और उनको अभी साहित्य अकादमी ने, जो दिल्ली में है, बहुत बड़ा संगठन है, उसमें उनको साहित्य अकादमी के एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बनाया गया है। और पिछले कुछ महीनों पहले जब दिल्ली में बुक फेयर हुआ था, तो मैंने महादेव टोप्पो जी की बहुत सारी किताबें ली। मैं भी उसका पाठ कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। और इन्होंने बहुत सारे एसेज भी लिखे हैं। और ख़ासकर इन दिनों मैं पढ़ रहा हूँ सभ्यों के बीच में आदिवासी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो अभी महादेव टोप्पो जी की लेखनी को नहीं पढ़ पाए हैं किसी वजह से, अगर आदिवासी समाज को पढ़ना चाहते हैं, तो ये किताबें आराम से आपको हिंदी में और दीगर ज़बान में मिल जाएगी। सर, आपका परिचय बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन आज के लिए हम इसी पे विराम देते हैं। आपने बात करने के लिए रजामंदी जाहिर की। सर, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, सबसे पहला सवाल आपसे मैं ये पूछूंगा कि आपने बताया कि आप इसी गया शहर में बहुत सालों तक रहे, आप बैंक में नौकरी करते थे, और उस ज़माने में आपने आदिवासियों के बारे में लिखना शुरू किया जब आदिवासी के बारे में इतनी बातें, इतनी चर्चा होती नहीं थी। तो आप जरा अपने जीवन के उन बिंदुओं के बारे में, उन आयाम के बारे में थोड़ा सा रोशनी डालें कि कैसे आदिवासी के मसाइल पे आपने लिखने के बारे में सोचा। पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने इतना विस्तार से मेरा परिचय दे दिया। तो अब पता नहीं उस काबिल हूँ या नहीं हूँ, तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमने कोशिश की है। तो सबसे पहले यह है कि क्यों लिखना शुरू किया। तो बचपन से ही मुझे पत्रिकाएं, अखबार पढ़ने का शौक़ हो गया था। तो मैं, आप समझ आइए कि चौथी पाँचवीं क्लास से मैंने पत्रिकाएं पढ़ना शुरू कर दिया था। और छठी सातवीं कक्षा में जब था, तो हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में, मैं हिंदपीढ़ी रांची में पढ़ता था, वहाँ के RC मिडिल स्कूल हिंदपीढ़ी में, तो वहाँ अलमारी में बहुत सारी किताबें थीं। तो हम लोग जो हेड सिस्टर थे, उससे हम लोग कभी मांगने की हिम्मत नहीं होती थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैं किताब देख रहा था और सिस्टर आ गए। तो मैं सोचा कि अब तो पिटाई होगी, लेकिन सिस्टर ने उस दिन बहुत प्यार से पूछा कि पढ़ना है, बोला हाँ। और फिर उस समय आप समझ जाइए कि जो
क्या बोलते हैं, जो किशोर वय के जो साहित्य हैं, जैसे ट्रेजर आइलैंड जो अंग्रेजी में खजाने के द्वीप, ब्लैक रोज, या काला गुलाब ऐसा है, सिंदबाद की यात्राएं, गुलिवर ट्रेवल्स, इस तरह की जितनी जो एडवेंचरस जो टीनेजर्स के लिए जो किताबें थी, तो वो सारा मैंने वहाँ करीब 100 के लगभग 100 किताब रहेगी, तो हम लोग 2 साल में वो किताबें पढ़े। जिसमें कि सबसे मुझे अच्छा क्या लगा था कि उस समय हरिवंश राय बच्चन जो हैं, उन्होंने शेक्सपियर के नाटकों का किशोरों के लिए अनुवाद प्रकाशित किया था राजपाल एंडरसन से। तो वो भी मैं 6ठी 7वीं क्लास में था, तो वो अनजाने में, मैं तो नहीं जान रहा था शेक्सपियर, लेकिन मैं उस समय वो सारी चीज़ें भी पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने से धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया, क्योंकि मैं ऐसा लगता है कि हमारे उम्र के बच्चों से मैं ज़्यादा आगे जा रहा था। और उस समय क्या हुआ कि पिताजी ने मुझे रेडियो खरीद दिया 7वीं क्लास में। तो एक दिन गाना सुनते सुनते अचानक BBC लग गया, है ना, हिंदी सर्विस। तो उसमें रतराजकर भारती और हिमांशु जी कौन रहते थे। तो जब एक कार्यक्रम सुना तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो उसके बाद आदत पड़ गई, तो वो फिर आदत बनी रही। हाँ, बहुत सालों तक बनी रही, है ना। फिर जब मैं सुनता था वो उसमें 45 मिनट का था, बाद में वो 2-3 प्रोग्राम हो गए ना, सवेरे भी शुरू हो गया। तो इस तरह से मैं सुनता था कुछ। लेकिन तब क्या था कि हमारा जो माहौल है, जैसा जानते हैं कि आदिवासी माहौल, तो वहाँ कोई प्रोत्साहन करने वाला नहीं, कुछ गाइड करने वाले लोग नहीं। ठीक है, पिताजी सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन उस समय जब मैं ये बात कर रहा हूँ 63-64 की, तो ऐसा माहौल नहीं था। लेकिन वैसे पढ़ते फिर मैं संभवतः हाई स्कूल जब सेंट जॉन में पढ़ने के लगा, तो वहाँ कामिल बुल्के के घर के पास से जाता था, तो वहाँ पर उनको देखता था किताब पढ़ रहे। तो उसके बाद पढ़ने की इतनी आदत हो गई कि बाद में मैं उच्च स्तरीय लेखकों को पढ़ने लगा, मैंने बड़े लेखकों को हिंदी के, है ना। तो एक और उसके बाद एकदम आदत हो गया पढ़ने की, तो पढ़ने लगा। उसके बाद में एक दिन पढ़ने के लिए नहीं था कुछ, तो मैं फादर के पास चला गया, जबकि फादर के पास मिलने के लिए कोई मुझे ले नहीं जा रहा था। तो एक दिन मैं खुद चला गया और अपना परिचय दे के बुला के फादर के पास गया, कामिल बोला। तो उन्होंने कुछ काम कर रहे थे, तो मैंने खटखटाया दरवाज़ा, तो सुनी नहीं, और बहुत नाराज़ हुए। फिर जब जाने कि वो मैं उपन्यास पढ़ना चाहता हूँ, तो उन्होंने नाम पूछा कि मैं कैसे जानूँगा कि आप क्या पढ़ना चाहते हो। तो मैंने 8-10 लेखकों का नाम लिया, और उनके साथ साथ किताब का भी। ये कामिल बुल्के जो डिक्शनरी, जी बिल्कुल भी हम लोग जी पढ़ते हैं। और तुलसी और राम के ऊपर उनका हाँ, राम, उन्होंने राम कथा उत्पत्ति और विकास, इस पर वो राम कथा का, पर उसने जो ग्रंथ लिखा है शोध पत्र, तो वो। और आपको ये भी बता दूं कि कामिल बुल्के उत्तर बिहार में माने उत्तर भारत में किसी भी विश्वविद्यालय से हिंदी का PhD हिंदी में करने वाले पहले शख्स थे, और उन्हीं की वजह से हिंदी में शोध पत्र लिखने की अनुमति हुई। नहीं तो उस समय हिंदी के शोध पत्र भी अंग्रेजी में लिखे जाते थे, यह ट्रेजेडी थी। तो उसको कामिल बुल्के ने। लेकिन सर, हिंदी साहित्य को अगर आप देखें तो उसमें जो आदिवासी प्रश्न थे जी, उसको नहीं उस तरह से उठाया गया। एक तो दक्षिणपंथी मतलब लेखक हैं, उनके लिए राष्ट्र और अतिथि ही महान हैं, और जो तथाकथित वामपंथी जी जो भी लेखक थे, उन लोगों ने भी मतलब वर्ग संघर्ष के नाम पे या आर्थिक मुद्दों को उठाने के चक्कर में उन्होंने भी जो आदिवासियों के जो सवाल थे उसको समझा नहीं। तो फिर आपके अंदर में वो कॉन्शियसनेस कहाँ से आई, कब आपने वो गैप ढूंढना महसूस किया?
तो चूँकि वैसे उसमें देखिए कि मुझे पत्रिका भी पढ़ने की आदत हो गई। मैं धर्मयुग, दिनमान वगैरह भी 8वीं-9वीं क्लास से पढ़ना शुरू कर दिया था। और कुछ पत्रिकाएं उसमें बहुत तो लघु पत्रिकाएं बहुत कम मिलती, लेकिन मैं कुछ खोज पढ़ना शुरू कर दिया। तो पढ़ते पढ़ते एक चीज़ जो आप बात बोल रहे हैं वो चीज़ समझ में आ गया कि ये, और एक सवाल आया कि लोग बताते बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि साहित्य समाज का दर्पण है। मेरे मन में सवाल पैदा हुआ कि मैं इसमें कहाँ हूँ। अच्छा। इसी सवाल ने मुझे बाध्य किया कि मैं लिखूं, है ना। तो मैं कहाँ हूँ, मेरे समाज में, उस शीशे में समाज साहित्य के दर्पण में मैं कहाँ हूँ, महादेव टप्पो या हमारा समुदाय कहाँ है। जी जी, आदिवासी समाज का, हाँ, उरांव हाँ, समाज कहाँ है। नहीं, हाँ ठीक है, आदिवासी समाज में, उसमें आदिवासी उरांव समाज की बात में हमारा, या फिर उसमें ये कहिए कि हमारा जो दक्षिण बिहार है, मतलब ये जो हमारा जो वर्तमान झारखंड है ना, वो कहाँ है। क्योंकि बाकी सारे के बारे में लिख रहे हैं, बस्तर के बारे में लिख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के बारे में लिख रहे हैं, आप उधर तमिलनाडु केरल के बारे में, बंगाल के बारे में लिख रहे हैं। लेकिन तो आपने कभी सोचा कि क्यों नहीं लिखा गया आपके बारे में? मेरे बारे में, मतलब मेरे बारे में, आपके समाज के हाँ, बारे में? नहीं छपता था, ऐसा नहीं कि नहीं छपता था कभी आगे बढ़ा कुछ, लेकिन पर्सपेक्टिव तो नहीं थी सर। हाँ, उसमें होता था कि वो ऐसा होता था, जो लिखते थे वो लोग, ऐसा लगता है कि अंग्रेजी विद्वानों का कुछ अनुवाद कर लेते थे या कहें कुछ छोड़ के। तो उसमें जो आदिवासी समाज की जो पीड़ा थी जी, या उसके इवन छोटे छोटे पर्व त्यौहार जो हो रहे हैं उसको मनाए जाने के बारे में भी जो लिखा जाता था, उसमें भी बहुत सारी गलत चीज़ें सब लिखते थे। तो मुझे बहुत पीड़ा होती थी। हाँ, तो बोलता था कि मैं उसी में, फिर क्या हुआ कि जब जरा कॉलेज गया तो मैं चिट्ठी लिखना शुरू किया जी। तो उसके बाद देखा कि कुछ जैसे धर्मयुग हुआ या दिनमान वगैरह में मेरे चिट्ठी छपे जी। तो चिट्ठी छपने से लगा कि नहीं, आप लेखक हैं? नहीं लेखक नहीं, असल में धर्मयुग में छपा तो धर्मयुग देखिए उसमें लेटर छपने का इतना महत्व था कि वो मुझे, मेरे लिए उस समय देखिए जब मैं कुछ नहीं जानता वो रचना मांगा जाने लगा, है ना। तो मैंने खैर भेजा नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं तो अभी उस काबिल हुआ नहीं हूँ। तो खैर, तो मैं वो लिखना शुरू किया और फिर उसके बाद बहुत चिंतन मनन कुछ करते रहता था। फिर जब मैं लिखना शुरू किया तो खाली मेरे एक मित्र ने समर्थन किया कि हाँ तुम्हें आदिवासी पर लिखना है, बाकी किसी ने, सब ने मजाक उड़ाया कि क्या आदिवासी लिखा क्या पड़ेगा। तो ये बातें आज भी मैंने कहा। कौन दोस्त है अपने? मेरे एक दोस्त हैं राजीव रंजन सिंह, जी। भागलपुर के रहने वाले हैं, वो अभी दिल्ली में रहते हैं और वो भारतीय रिजर्व बैंक में डीजीएम हो के रिटायर किया, अब मुंबई में रहते हैं। तो वही मेरे एक, मुझे लगा कि कोई लेखक थे जिन्होंने आपको कहा कि नहीं, लेखक नहीं थे। नहीं, लेखक बिरादरी की तरफ से किसी ने आपको मतलब नहीं, बाद में सब दो लोगों ने शुरुआती दौर में बताइए। हाँ, शुरुआती दौर के ही बता रहा हूँ। जब लिखना शुरू किया, मेरा पहला लेख जब वो धर्मयुग में 81 में छपा, मेरा पहला लेख धर्मयुग में छपा 1981 में। तो उसके बाद इत्तेफाक से मेरी मुलाकात महाश्वेता देवी से, बंगला क्लिक, और भीष्म साहनी जी से। उस समय डाल्टनगंज में मैं था नौकरी चलते, तो वहाँ बंधुआ बंधु आंदोलन के लिए महाश्वेता देवी जी आए थे और भीष्म साहनी जी प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन में। तो मैं दोनों से मेरी मुलाकात हुई। मैंने वही प्रश्न पूछा कि सर, मैं किसी से भी बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं कि क्या आदिवासी लिखो, कौन पढ़ेगा। अच्छा, आदिवासी के बारे में लिखो, हाँ, कौन पढ़ेगा? हाँ, कौन पढ़ेगा, तो मुझे क्या करना चाहिए। जी। तो महाश्वेता देवी भी बोली कि देखो महादेव, तुमको लिखना है तो वही जो तुम अपना जीवन में जो देख रहे हो, समझ रहे हो, वही लिखना है। जी। भीष्म साहनी जी के साथ मैं वहाँ पर 2 दिन लगातार उनसे काफ़ी बातचीत किया। बाद में मुझे उसने अपनी पत्रिका भी भेजी थी। पत्रिका मैंने उस समय लोटस वगैरह से वो जुड़े हुए थे, लोटस पत्रिका निकलती थी, वो क्या बोलते हैं, एशिया अफ्रीका के उसके, तो उस समय वो PWA के वो महासचिव थे, है ना। तो उन्होंने भी समझाया कि देखो तुम जो महसूस करते हो वही लिखो, है ना, बाकी समय मत पढ़ो और वही लिखो। अब महाश्वेता देव ने भी वही कहा।
तो शुरुआती दिन में तो आप और कहाँ आप छप रहे थे उस दौर नहीं में? मैं और कहीं नहीं छप रहा था। वो पहले बोला कि मेरा पहला लेख धर्मयुग में छपा, भले उसके पहले चिट्ठी मेरी छपी, उसके पहले 79 में कन्हैयालाल नंदन सारिका में मेरे पत्र को एक रचना के रूप में छापा था। 79 में, नवंबर से 79 में। तो ये चीज़ थी जो कि मेरे लिए मेरी उम्मीद से ज़्यादा था। लेकिन तब क्या था कि बैंक में रहते हुए मैं उतना जितना लिख पढ़ने के लिए समय देना चाहिए होता काम का दबाव होता था। हाँ, तो वो बाद में, लेकिन फिर बाद में मैं सोचा कि क्या इसी में कुछ करना है, तो 24 घंटे में ही सारे लोग करते हैं, तो मैं फिर घंटा 1.5 घंटा 24 घंटे में निकाल के पढ़ना लिखना शुरू किया। और उसके बाद में लेकिन क्या है कि धर्मयुग में जब मेरे 2 लेख छपे, उसके बाद मैंने कुछ मेरे मित्रों ने बोला कि लिख के क्या होगा, जो नकारात्मक। हाँ, हम लोगों को भी बोलते हैं कि लिख के क्या होगा। हाँ, तो फिर मैंने दुनिया नहीं बदलती है। हाँ, जी। दुनिया तो इतने लोग हो गए, क्या कर दिया। हाँ, लाइब्रेरी में इतनी किताबें पढ़ी हुई हैं। हाँ, हाँ, तो मैं भी, आप सोचिए कि मैंने 8 साल फिर चिंतन किया। अच्छा, इसके ऊपर? हाँ, तो 8 साल। तो बीच में नहीं लिखा कुछ? नहीं, मतलब मैंने खुद लिखता था, लेकिन मैंने भेजा कहीं नहीं। अच्छा अच्छा। मैंने डायरी लिखी, कहानियाँ लिखी, लेकिन उसको कहीं भेजा नहीं। कविताएं भी लिखी, सब कुछ लिखा, कुड़क में लिखा, हिंदी में लिखा, कुछ बड़े लेखकों का कॉपी कर करके भी रखा है ना, ऐसा करके लिखा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, वो सवाल मैं खोता रहता था कि इसका जवाब क्या है। जब उसका मुझे जवाब मिल गया कि क्यों लिखना चाहिए, किसके लिए लिखना जरा हमें भी चाहिए, बताइए सर। हाँ, तो मुझे अंत में लगा कि ये जो साहित्य है, मैं जब समझा साहित्य को, तो ये क्या है कि साहित्य क्या है। अब कोई भी साहित्य देख लीजिए, किसी भी भाषा की, है ना, तो वो एक कल्चरल, माने सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक परिवेश की कहानी कहता है, खास माने, और भाषिक, एक खास भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक परिवेश की कहानी। मतलब एक खास कल्चर, एक हाँ, खास रीजन, एक खास लैंग्वेज, एक खास ज्योग्राफी कहानी का। हाँ, मैं बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। बंगला में पढ़िए, उसमें बंगला मोड़ा, तो पद्मा नदी का उदाहरण है, ये है हुगली नदी का, तो उसमें नदी, मछली, ये सारा कुछ दिख रहा है। जब मैंने मलयालम की कहानी सब पढ़ा, तो उसमें समुद्र किनारा, नारियल वहाँ दिख रहा है। अच्छा, हिंदी में क्या था सर? हिंदी हाँ, हिंदी तो हिंदी में खाली मुझे गंगा किनारे खाली यही वाला इधर दिखता था। अच्छा, है ना, यूपी बिहार। हाँ, यूपी बिहार खाली। तो भैया यूपी बिहार के बाद उधर आप बस्तर पर चले गए, और ये बीच वाला इलाका कहाँ चला गया। ठीक है, राधा कृष्ण जी थे, लेकिन वो उनकी कहानियाँ भी शुरुआती तरह, हालांकि उसमें मैं वो कहानी मैंने बाद में पढ़ी, है ना, उनका आदिवासी जीवन पर और ज़िंदगी चलती रही, ऐसा उन्होंने बहुत 2-4 कहानियाँ आदिवासी जीवन पर उन्होंने बहुत अच्छी लिखी हैं। तो लेकिन मैं उस समय नहीं पढ़ा था, मैं उनकी व्यंग रचनाएं ही नहीं। आप ये कह रहे थे कि अब साहित्य का पर्पस क्या होना चाहिए, जो आपने हाँ, 8 साल के बाद सोचा। जी, हाँ, इस पे हम लोग आते हैं। हाँ, तो उसमें मुझे लगा कि नहीं, उसमें एक लेखक अब याद नहीं मुझे, उसने बोला कि कोई आदमी सोचता है और लिखने में सक्षम है और अपने अनुभव को बता सकता है कि वो संसार में क्या देखा है, और अगर वो नहीं लिखता है तो उससे बड़ा अपराधी कोई नहीं है। तो मैंने आप ये कह रहे हैं कि अगर आपने दुनिया को देखा, हाँ, आपके अनुभव है, हाँ, आपकी एक समझदारी है, हाँ, आपका एक दर्द है और आपका एक पीड़ा है, हाँ, अगर आप वंचित समाज से आते हैं और हाँ, लिखने की सलाहियत भी है, हाँ, और ना लिख रहे हैं तो आप अन्याय कर रहे हैं। हाँ, आप बहुत बड़ा अपराधी हैं आप। ऐसा किसी, अब मैं, मुझे याद नहीं है, कोई भी हो। हाँ, तो मुझे लगा कि अरे ये तो बहुत, मैं लिखने में सक्षम हूँ और देख भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ, मुझे अवसर भी मिल रहे हैं, और मैं उस इनसाइडर हूँ उस आदिवासी समाज का। और पीड़ा भी है। हाँ, पीड़ा भी है। महाश्वेता देवी कहीं से उधर से आके लिख रही हैं और दूसरे लोग लिख रहे हैं, और मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ। तो फिर इस चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया, प्रेरित किया इस सोचने, और फिर उसके बाद में मैंने आज तक इसी मतलब मोटो के साथ आप लिख रहे हैं। हाँ, मतलब उसके बाद में या और भी था, अब था पाठक, तो बाद में मैं धीरे धीरे ये समझ गया कि नहीं, अगर आप नई बातें कह रहे हैं, कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं, तो उसको
पढ़ने और जानने वाले हैं। बाद में मैंने जैसे हरिवंश जी जब प्रभात खबर के संपादक बने तो उन्होंने मुझे छापा, और वो धर्मयुग में थे उस समय, उन्होंने मुझे पहला पत्र लिखा था लेख लिखने के लिए। जी जी जी। हरिवंश जो अभी, तो उसका गणेश मंत्री जी भी थे। फिर बाद में धर्मवीर भारती का भी पत्र आया था लेख वगैरह लिखने के लिए। तो इस तरह से, और जैसे कि मैंने बताया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने भी कहा था, कन्हैयालाल नंदन जी, तो बाद में उदयन शर्मा जी ने भी रविवार में जब। तो सर एक चीज़ तो आपकी बातों से खुल के सामने आ गई है कि जिन लोगों को लगता है कि लिखने से कुछ नहीं होता, लिखने से कुछ दुनिया नहीं बदलती है, लाइब्रेरी में इतनी किताबें हैं, क्या हो जाता है, उसका आपने जवाब बहुत ही आसान और बहुत ही असरदार ज़बान में आपने बताई कि अगर आपके पास पीड़ा है और आप अगर कलम चलाना जानते हैं तो आप अगर नहीं लिखेंगे तो आप एक तरह से अन्याय कर रहे हैं, एक आप अपराधी हैं। आपसे बड़ा अपराधी नहीं है। अच्छा, आपसे बड़ा कोई अपराधी नहीं है। अब सवाल ये है सर कि मान लीजिए कि मुझे लिखना भी आता है, मेरे अंदर पीड़ा भी है, और मैंने लिखने के लिए अपने आप को मना भी लिया कि नहीं मैं लिखूंगा, तो जो जहनसाजी जो होती है, मतलब क्या पढ़ें कि ताकि जो मेरी जो कलम है उसमें धार आए, मुझे सोचने, मैं और बारीकी से चीज़ों को देखूं, तो कौन कौन ऐसे लेखक या कौन कौन ऐसी किताबें थीं जो आपको मदद की और वंचित समाज के किसी भी लेखक को मदद कर सकती? देखिए, उसमें मैंने तो बोला कि हिंदी का जितना भी, मतलब हिंदी में भारतीय भाषाओं के अनुदित किताबें भी पढ़ा मैंने, बंगला भी पढ़ा, रविंद्रनाथ टैगोर से लेके, शरद चंद्र से लेके, विमल मित्र, है ना, और सुनील गंगोपाध्याय, और सारे को जितने भी अनुवाद लगभग थे मैंने उनको भी पढ़ा, मराठी को भी पढ़ा, है ना। उधर लेकिन आपके दोस्त कौन है सर इस आदिवासी अधिकार की लड़ाई के लिए, जो है जब लेखक के तौर पर आप लिख रहे हैं? उसमें मेरी लड़ाई क्या है? मैंने जो आदिवासी के जो पक्ष को आप साहित्य में ला रहे हैं, तो वो आपको चीज़ों को ज़्यादा समझने में कौन कौन मददगार लेखक साबित हुए हैं आपके लिए? नहीं, जैसे उस समय हमारे हमसे सीनियर थे रामदयाल मुंडा जी, फिर हरिराम मीणा जी हमारे समकालीन हुआ थे, तो उसमें मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर हरिराम मीणा जी लिख रहे थे, मैं लिख रहा था, है ना, 80 के आसपास की बात बोलता हूँ। तो उसके बाद जैसे कि मैं हिंदी में जब पढ़ना शुरू किया था, जैसे संजीव की कुछ कहानियाँ पढ़ा। संजीव की एक कहानी मैंने पढ़ी, अपराध, है ना, उसको प्रथम पुरस्कार मिला था। लेकिन उसके पहले मैंने उनकी एक कहानी पढ़ी थी, याद नहीं आ रहा, धर्मयुग में छपे थे, मैं अभी नाम याद होगा तो मैं बता दूंगा उस कहानी का। तो वो जो कहानी पढ़ी तो उसमें क्या था कि उसने हमारे HEC के परिवेश में किसी आया काम करती औरत के बारे में कहानी लिखा था। तो उस चीज़ ने मुझे बहुत प्रभावित करे। संजय जी वहाँ असर छोड़ के आके चीज़ों को समझ रहे हैं, और उस पर तो आप क्यों नहीं समझ सकते हैं? हाँ, तो मुझे लगा कि नहीं, तो उसका फिर मैं सोचने लगा, फिर अपनी और दूसरी कहानियाँ पढ़ता था। उसमें सबसे मददगार कहानी जो कहने के लिए मददगार साबित हो रहे थे वो प्रेमचंद हो रहे थे। प्रेमचंद जी, हाँ। लेकिन दूसरी कहानियाँ भी पढ़ रहा था, खास करके जो उत्तर भारत की कहानियाँ पढ़ रहा था। और सारिका में देखिए 71-72 के आसपास एक समांतर आंदोलन चलाया था कमलेश्वर जी ने, तो उसमें उसके अंतर्गत जो कहानियाँ सब आ रही थी वो लगभग आदिवासी दलित समाज की जो कहानियाँ थीं उसमें कुछ, तो उस चीज़ ने मुझे बहुत प्रभावित किया, और उस चीज़ ने मुझे एक तरह के नज़रिया दिया कि मैं अपने आदिवासी समाज से क्या देख सकता हूँ। तो उसके बाद जो मैं ज़िंदगी में झेल रहा था, मेरे साथ अन्याय हो रहे थे या मेरे साथ जो कुछ हो रहा था, तो उसको कैसे सोचूं। हालांकि फिर वही बात रहा कि कई कहानियाँ लिखी, कई सारी चीज़ें लिखी, वो गद्य में ज़्यादा लिख नहीं सका, क्योंकि वो रिपीट कर करके जो उसको सुधारने के जो थे उतना समय नहीं था, तो इसीलिए मैंने कविताएं ज़्यादा लिखी, उसको बार बार करेक्ट करता रहता था। और आपको बता दूं कि वो
धमजू का जो पहला लेख छपा था उसको मैंने 19वां ड्राफ्ट भेजा था। और आज की तारीख में भी मैं छोटे लेख का जो कविता हो वो कम से कम 8-10 बार रिवाइट की होती हैं, या कभी 25-30 बार भी। अच्छा सर, हिंदी साहित्य को अगर जो जो जिसको मैं पढ़ता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं इस बात से मुझे एज ए माने पाठक के तौर पे या एज ए रिसर्चर के तौर पे मुझे दुख होता है कि जिस हिंदी को कहा जाता है कि ये सबकी ज़बान है, ये हिंदुस्तान की ज़बान है, उस हिंदी डिपार्टमेंट हो या उस हिंदी सब्जेक्ट का करिकुलम हो, उसका सिलेबस हो या उसके बड़े बड़े लेखक हो, उन लोगों ने वंचित समाज के पीड़ा को नहीं समझा। देखिए, आप मतलब आपकी क्या इस पे राय है? मैं बता रहा हूँ, देखिए, हम लोग अंग्रेजों को गुलाम रहे 200-300 साल जो भी रहे, तो अंग्रेजों ने जो शिक्षा पद्धति थोपी हम पर या ज्ञान थोपा हम पर, तो इसको कहिए कि हम कॉलोनाइज्ड हो गए। हमारी मानसिकता जो है ना कॉलोनाइज्ड हुई। तो उन लोग, जैसे मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, आदिवासियों को देखने की जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट की नज़रिया है या दूसरे लोगों की जो नज़रिया है, वो चीज़ हावी रहा। तो हमारे भारतीय विद्वानों ने भी उसी से सीखा। तो आज की तारीख तक, आज मतलब 8 अगस्त 2025 तक अधिकांश लेखक, मैं बोल रहा हूँ अधिकांश, हालांकि ये हमारे और कई लोगों के लिखने से कुछ लोगों में परिवर्तन आया। और आप देखेंगे कि अभी कोई भी बड़ी पत्रिका देखिए, है ना, कथा देश हंस या कोई भी, तो बागर्थ या कुछ भी, तो उसमें वहाँ आदिवासी रचनाकार या आदिवासी से संबंधित कुछ न कुछ चीज़ें हर 2-3 महीने में छप रही हैं। इसका मतलब क्या है कि आदमी पहले से जो हमारा लेखक, लेकिन अभी भी सिलेबस में देखिए सर, तो मध्यकाल में वीर रस पढ़ा के और राजाओं के मतलब तथाकथित एक धर्म के राजाओं के और दूसरे धर्म के बादशाहों के राजाओं की मतलब लड़ाई के बारे में कुछ लिख के और बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के सर पे सिलेबस का बोझ डाल के छायावाद की बात करके, परलोक की बात करके, इस लोक की बात क्यों नहीं होती है सर? अब वो तो मैं वही चीज़ बोला कि नहीं, पाठक मैं बता रहा हूँ, प्रतिक्रिया दे ही सकते हैं। नहीं, वही चीज़ बता रहा हूँ कि वो जो कॉलोनाइज्ड जो है ना, जो यूरोपियन रहे, वो ईसाईयत से प्रभावित रहा है ना। तो उन लोगों ने जो नज़रिया देखा तो उसी नज़रिए से देखा और उसी तरह की चीज़ों को थोपने की कोशिश की। तो हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या जो हमारे पूर्वज हैं, जिन लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया, तो वो उसी ढर्रे का ज्ञान प्राप्त किया, उसी पैटर्न पर। तो उन लोगों ने जिस तरह से चला उसको इन लोगों ने अपनाया और वही नज़रिया, वही तरीका आज तक अपनाए हुए हैं। आप देख लीजिए, है ना, आप अंग्रेज़ों ने उनका कोई नियम कानून नहीं बदले, प्रशासन में कुछ बदले नहीं, नियम सारे कुछ वैसे ही हैं। और जो अंग्रेज़ों ने सोचा वैसे ये भी सोचते हैं। तो मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि हम जो कॉलोनियल जो क्या मतलब शिक्षा पद्धति थी और उसने जो हमें चश्मा दिया। तो मतलब सर, अगर आपकी बातों को अगर मैं ऐसे समराइज करूं, मतलब अंग्रेजी डिपार्टमेंट को कहा जाता है ऐसे ही कि ये फॉरेन लैंग्वेज है। तो आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदी डिपार्टमेंट का जो सोचने का तरीका है वो ज्यादा फॉरेन है। जी, एक तरह से वही चीज मतलब मैं ये कह रहा हूँ, मतलब हिंदी डिपार्टमेंट को डीकोलोनाइज करने की ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल जी। वो आपको जो है ना न केवल हिंदी, पूरे मतलब जो हमारा भारतीय जो शिक्षा पद्धति या भारतीय इंटेलेक्चुअल है ना, उसको कहीं पर, उसको तो हिंदी डोमिनेट तो करता है। नहीं, हिंदी दूसरे लोग डोमिनेट तो करता है। हाँ, तो उन लोगों को भी भारतीय तरीके से, भारतीय समाज की जो अंदरूनी पीड़ा है या मैं बोलूँगा ताकत है, अंदरूनी ताकत है, उसके हिसाब से उसे कभी नहीं देखा। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे यहाँ एस.सी. राय बहुत बड़े झारखंड के एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए हैं। तो अगर आज मैं कुछ अपने कुड़ुक समाज के बारे में बोलूँगा तो लोग कहेंगे कि एस.सी. राय से बड़ा विद्वान हो क्या। तो क्योंकि एस.सी. राय ने
जो दिखा लिखा पढ़ा उससे आगे कुछ नहीं लिखा जा सकता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि एस.सी. राय ने क्या किया, चूँकि मैं भी चूँकि कुड़ुख वाले के बारे में बोल रहा हूँ, कि उसने अपनी किताब में कई जगह क्या है कि गैर कुड़ुख शब्दों से कुड़ुख समाज को समझने की कोशिश की। आप इस बात को समझिए। तो गैर कुड़ुख समाज से यानी गैर कुड़ुख शब्दों से कुड़ुख समाज को या ऐसे समझने कही कि गैर कुड़ुख कॉन्सेप्ट से कुड़ुख को समझने की कोशिश की। हाँ, तो वो क्या है कि जैसे मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ आपको, जैसे हमारा त्यौहार होता है खद्दी, जिसको कि गैर कुड़ुख शब्द में सरहुल कहा जाता है ना। हाँ, लेकिन लोग बोलते हैं कि नहीं ये कुड़ुख भी है, लेकिन मुझे जैसे मैंने जो बचपन में सीखा है, या तो खद्दी बोलते हैं या खेखलविंजा। तो खेखलविंजा बोलने का मतलब है धरती के विवाह, धरती का विवाह। अच्छा, तो ये जो हम पर्व मनाते हैं धरती का विवाह। फिर हमारी जो एक मृत्यु का संस्कार होता है तो उसको बोलते हैं कोहाविंजा, मतलब बड़ा विवाह। जब हमारा मृत्यु हो गया उसके बाद में हम एक और विधि विधान कर रहे हैं, उसको लोग गैर कुड़ुख शब्द में उसको हरगड़ी बोल दिया है ना। हरगड़ी माने हड्डियों को गाड़ना, क्योंकि मृत का हड्डी को फिर जल के फिर एक जो कुंडी बोलते हैं वहाँ वो डाला जाता है, तो उस समय की स्थिति को कोहाविंजा बोलते हैं। तो अब देखिए हम कोहाविंजा मतलब बड़ा विवाह कह रहे हैं, तो उससे जो दार्शनिक उच्चता बोध का जो एहसास एक कुड़ुख को होता है वो हरगड़ी बोलने से नहीं होता है। जैसे कि हम धरती के विवाह बोल रहे हैं, धरती के विवाह का उत्सव मना रहे हैं, है ना, क्योंकि वो ये नए फूल पत्ते आ गए हैं बसंत महीने में, और उसके बाद में हमें हल चलाना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, और उसके बदले हम सरहुल बोलते हैं, तो मतलब जो तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट एस.सी. राय है, जिनको आमतौर पर माना जाता है कि उरांव समाज के बारे में उन्होंने अच्छा काम किया है, नहीं अच्छा, बावजूद इसकी उनकी भी अपनी शॉर्ट कमिंग्स हैं। हाँ, क्योंकि वो एक आउटसाइडर हैं, और आउटसाइडर कितना भी ईमानदार हो तो कुछ ना कुछ उसके अंदर से कमी रह जाती है। बिल्कुल, और वहीं पे स्पेस बनता है इनसाइडर की, बिल्कुल, और वहीं पे उनकी काम की महत्ता बढ़ जाती है। हाँ, तो बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वो मनसा नहीं रहे होगे कि उनको ऐसा करने का, लेकिन मतलब हम इंसान हैं, उनसे हो गया। नहीं, हम इंसान हैं सर। हाँ, जो चीजें हमको कल्चर में पढ़ाई जाती है या जो बतलाई जाती है, उसको ओवरकम कर देना 100% इतना आसान नहीं है। हाँ, तो मैं भी नहीं कहता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल जी, वो 100% सही है, ऐसा मैं भी कोई दावा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, कम से कम वो समाज के पास ला रहा हूँ, तो उससे सोच के पढ़ के फिर लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे मैं अपनी बात कहूँगा, जैसे मेरी किताब मुझे अच्छा लगता है कि जंगल पहाड़ के पाठ कविता संग्रह और सभ्यों के बीच आदिवासी, ये दोनों किताब के 4 एडिशन आ गए हैं, 5वां भी आने वाला है। तो मैंने कभी किसी को रिव्यू लिखने के लिए नहीं कहा, कि हालांकि कई सारे दोस्त थे, लेकिन मैंने कभी किसी को रिव्यू लिखते हुए मदद कर रहे कभी नहीं कहा। खाली हमारे प्रमोद मीना जी मेरे मित्र हैं, उन्होंने लिखा, और किसी ने लिखा ऐसा याद नहीं पता। अभी मैं कल देख रहा था डॉक्टर गुरुसी ने जंगल पहाड़ के पाठ के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो भाई, आदमी को तुरंत नहीं पहचाना जाता, उसको पहचानने में थोड़ा सा उसकी रचना को समझने में समय लगता है। अच्छा सर, आदिवासी साहित्य जो है, उसका दर्शन शास्त्र, उसका सौंदर्य शास्त्र के बारे में अगर आपने जो कुछ भी पढ़ा या जो कुछ भी जिया, वो अगर कुछ उसके बारे में कुछ रोशनी डालनी हो तो जरा, क्योंकि हमारा जो डिस्कशन है उसको ज़्यादातर यंग जो रिसर्चर या स्कॉलर्स हैं वो सुनते हैं। अच्छा। तो उनकी मदद के लिए कुछ बताइए कि क्या आदिवासी साहित्य, आदिवासी दर्शन है, और उसका आदिवासी पर्सपेक्टिव से रचना करने का क्या मतलब है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, क्या आदिवासी जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ है, हमारा सारा पर्व त्यौहार है प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते, धन्यवाद व्यक्त करने के लिए है।
चाहे ये जो मैंने अभी बोला खद्दी हो, चाहे हमारा उधर सोहराई हो, हम सोहराई पे जानवरों के प्रति जो हमारे पशु हैं वो हमारी मदद करते हैं तो हम उनको खाना खिलाते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, है ना। और एक चीज़ है कि जो समानता की बात है तो हम शिकार करने जब जाते हैं कभी, जो मौसमी शिकार जो होते हैं, तो अगर कुत्ता भी साथ गया तो उसको भी उनका शेयर मिलेगा। हाँ, उनको भी शेयर देगा। तो मतलब पहला दर्शन आपने दिया कि नेचर के साथ जीना, हाँ, और सबके साथ मिल बांट के रहना। हाँ, मिल बांट के करना, और जिसने जो आपके मेहनत की उसको पूरा रिस्पेक्ट के साथ में उसका हिस्सा देना। जो कुत्ता भी होगा तो भी उसको हिस्सा देना है। मार्क्सिस्ट टर्म में कहें तो श्रम की चोरी नहीं चलेगी। नहीं, श्रम की कभी नहीं। जो हम अगर टीम में है तो टीम के हर एक मेंबर को उसका हिस्सा बराबर मिलना चाहिए। सर, इसको मार्क्सवादी सिद्धांत से कहते हैं। अब मार्क्सवादी कि जब जो प्रोडक्शन है वो जब सोशल है, सामाजिक तौर से है, तो उसका फायदा भी सामाजिक तौर से बंटना चाहिए। उसको कोई इंडिविजुअल ना खाए, जो कि आदिवासी जो दर्शन है उससे मिल रहा है जी। हाँ, तो अब मैं उस पर ज़्यादा बहस नहीं करूँगा, लेकिन मैंने जो जिया जी वो मैंने बता दिया। जब मैं जंगल में गाँव गया पहली बार, कि जैसे मुझे आम तोड़ने जा रहे हैं तो हमें बचपन में सिखाया गया कि भाई सिर्फ पके फल तोड़ना है आपको, कच्चा नहीं, है ना। तो हाँ, और अगर मान लीजिए हम बहुत कुछ बेर या और दूसरे फल अगर तोड़ रहे हैं तो उसको सारे पके हैं, तो अगर कोई तोड़ रहा है तो कोई बुजुर्ग मना करेगा और बोलेगा कि वो कुड़ख में बोलते थे, ओड़ा खा गेहूँ बचवा अचिया, मतलब जितनी जरूरत है उतनी ही लो। नहीं, हाँ, वो बोल रहा है कि अब उतनी करो, कुछ पशु पक्षियों के लिए भी बचा दो। अच्छा, ठीक है। तो हाँ, तो मतलब जमाखोरी नहीं होनी चाहिए। हाँ, मतलब ये कह रहा है कि भाई इसमें हमारे जो 7 पशु पक्षी जो चिड़िया हैं उनका भी हिस्सा है। तो क्या कोई ऐसा समाज सोचता है? नहीं सोच रहा है ना, है ना। उसका कि जमा कर। हाँ, तो बोला कि उसके लिए भी छोड़ दो भाई, ये जो पक्षी हैं, सुग्गा है या दूसरे जाओ, उनके लिए भी गौरैया है, गौरैया जो कुछ भी है, पंडुक है, जो कुछ भी आएंगे तो उसका हिस्सा भी है। तो इस तरह की जो समाज है, तो इस तरह से मैं 2-3 उदाहरण दे दिया, तब सोच सकते हैं कि वो कैसा समाज होगा। और बाकी चीज़ आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ कि आप आगे और ढूंढिए क्या है उसमें। जी जी, है ना। मैं तो ये उदाहरण दरवाज़ा खोल दिया, अब आप भी। अच्छा सर, भाषा को लेके अगर मान लीजिए हिंदी से ही हम कंपेयर करते हैं आदिवासी जो साहित्य है उसको, मतलब हिंदी साहित्य को जब हम लोग पढ़ते हैं, प्रेमचंद को छोड़ के या रेणु जी को छोड़ के या आपको भीष्म साहनी को छोड़ के या 1-2 लोगों को और छोड़ के, राजेंद्र यादव को छोड़ के, बाकी लोगों को पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है। वो भाषा ऐसी भाषा है, समझ में नहीं आता है। लेकिन वहीं आप दलित लेखकों को पढ़िए, आदिवासी लेखकों को हिंदी में पढ़िए, तो उनकी सब बातें समझ में आती है। तो ये लोगों से इतना जुड़ाव जो है एक आदिवासी लेखक कैसे कर लेता है सर? अब उनके ऊपर ये आरोप भी लगाया जाता है, जो बड़े बड़े मठाधीश बैठे हुए हिंदी के, कि उनको वो बहुत टैलेंटेड नहीं है, उनको बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन आपकी बात ज़्यादा असर करती है। ऐसा क्यों है सर? ऐसा है कि वो आपके दिल की, आपके समाज आपके दिल की बात कहता है। जैसे मान लीजिए एक आदिवासी बात लिख रहा है तो उसकी बातें, उसका वातावरण वर्णन करने, उसकी शब्दावली हमें छूती है। एक गैर आदिवासी लेखक, मैंने, क्योंकि मैं कई गैर आदिवासी लेखकों के अच्छे हैं, बहुत नामी लेखक हैं, सब कुछ हैं, लेकिन जब कुछ वर्णन की बात आएगी तो वो जो अपने समुदाय का जो धर्म है उस नज़रिए से भी हमें तुलना करते हैं। मतलब बड़े धर्मों से आदिवासी को चेक करने की कोशिश करेंगे। हाँ, नहीं ऐसा जैसे कि मान लीजिए छोटा सा रहते रहो, जैसे पर्व त्योहार में जो पंडित कैसा व्यवहार कर रहा है, तो हमारे पौरत त्योहार की बात करते वो वहाँ पंडित का जैसा व्यवहार दिखा दिया, है ना। तो ऐसे कुछ मतलब उसको हम लोग कहते हैं, सोशियोलॉजी में कहते हैं कि अपनी जो रियलिटी होती है ना उसको दूसरे पे थोप देना। हाँ, मतलब वो उसी लेंस से नहीं, मतलब क्या होता है ना कि कई बार वो सोचते हैं कि वो जैसे जी रहे हैं वैसे ही वो भी जी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण, मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि जैसे आप
मैदानी इलाके में धान करने, आलू की खेती करने, और हमारे पहाड़ में आलू और धान की खेत करने या दूसरी खेती करने में बहुत अंतर है ना। हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि हमारे कंकड़ पथरीले या ऊंचे नीचे है ना। लेकिन गंगा किनारे या इधर समतल मैदान में है, उनको सीधे हल्की मिट्टी में खेती करनी पड़ती है। तो एक टेक्नोलॉजी या कहिए कि वो तकनीक है, वो बहुत फर्क आ गया। हमारे जगह गया तो वो ऊंचा उबड़ खाबड़, जैसे मैं छोटा सा और एक उदाहरण दे रहा हूँ। जब शिलोंग में मेरे मित्र हैं तो वहाँ पढ़ाते हैं शिलोंग में, तो मैंने नेहू में, तो मैंने उनसे पूछा कि कैसा लगता है यहाँ। बोले नहीं अच्छा है, थोड़ा ठंडा है, लेकिन ये कि ये ऊंचा नीचा ये जाना हमेशा बड़ा तकलीफ है यहाँ। तो चूँकि पहाड़ है उसकी आदत नहीं है उसको, और वहाँ के जो भी हैं लोग ऊपर नीचे जा रहे हैं आ रहे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है चूँकि उसको वो मैदान के इलाके से हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं जोग्राफी की बात शुरू में की, भूगोल की बात की, तो वो कह रहा, मेरे कहने का मतलब कि आपके भूगोल से आपकी जीवन दृष्टि भी प्रभावित होती है। और आदिवासी जो परिवेश है अधिकांशता जंगल या मुश्किल इलाकों का भूगोल है जहाँ की आदिवासी जीते हैं। तो इसीलिए जो हमारे गैर आदिवासी समुदाय के लोग जो ज़रा सुविधाजनक इलाके से होते हैं, उनकी तकलीफ़ों को उस तरह समझने में उन लोगों को दिक्कत होती है। अच्छा सर, अगर आप झारखंड में भी जाएं तो रांची यूनिवर्सिटी के पास में ट्राइबल लैंग्वेजेस सेंटर भी है। रामदयाल मुंडा जी के ज़माने में वो सब खुला। लेकिन जो मैं दूर से जो चीज़ें जितना मैं समझ पाता हूँ, मुझे कभी कभी तकलीफ होती है कि जिस तरह से आदिवासी ज़बानों को जिस तरह से प्रमोट होना चाहिए, जिस तरह से उसकी जगह मिलनी चाहिए, प्रमोट तो थोड़ा सा अच्छा शब्द नहीं, जो जगह है वही मिल जानी चाहिए। एक संथाली को छोड़ के कोई भी, जहाँ तक मुझे, और बाकी भाषाएं जो हैं उसको उस तरह से सम्मान मिला नहीं। और आपकी किताब आपने दो चार उसके ऊपर लेख भी लिखे हैं, वो जो आपकी सभ्यों के बीच वाली जो किताब है उसमें है भी। तो आप देखिए कि स्टेट में भी अगर आप देखें तो एक कहने का मतलब एक आदिवासी चीफ मिनिस्टर हैं, एक आदिवासी के हित को मतलब रिप्रेजेंट करने वाली एक पार्टी भी है, वो भी सत्ता में है। अच्छा, आप साहित्य अकादमी के भी एग्जीक्यूटिव मेंबर में हैं। तो वो आदिवासी ज़बानों को उस तरह से उसको जगह दिलाने के लिए, यूनिवर्सिटी में उनके लिए सीट लाने के लिए, आदिवासी ज़बान जो जानने वाले, जो पीएचडी करने वाले जो लोग हैं उनको नौकरी दिलाने के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए, इसमें दिल्ली में बैठे लोग भी गलती करते और हमारे भी जो लोग हैं उनको भी चीज़ें उतनी समझ में नहीं आ रही है। देखिए, झारखंड बना उसमें सबसे बड़ा पहलू उस समय था, सवाल था संस्कृति का भी। जी। लेकिन हम जब झारखंड मिला तो भाषा संस्कृति के सवाल को हम भूल गए। और उस समय अगर जैसे कि कोई भी राज्य देख लीजिए आप, जैसे वो राज्य बना तो उसकी भाषा अकादमी, कला अकादमी, चाहे आप देखिए कि छत्तीसगढ़ देख लीजिए या बंगाल, उड़ीसा, वहाँ तो सभी भी जगह देख लीजिए जो को वहाँ आदिवासी भाषा या कला का एक अलग केंद्र है, उनके बारे में कुछ लिखा जा रहा है, छापा जा रहा है। जैसे मध्य प्रदेश में वो जो वहाँ का जो आदिवासी संग्रहालय है वो देख लीजिए, है ना, या उनके यहाँ से जो किताबें छप रही हैं वो देख लीजिए। हाँ, और वो जो चौमासा नाम के वहाँ से संस्कृति के, भाषा संस्कृति पर वो पत्रिका भी छप रही है। तो वो प्रयास कर रहे हैं और छप रहे हैं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ एक बार के मैंने, मुझे वहाँ एक प्रत्यय करके एक पुस्तक मिली मध्य प्रदेश से, तो उसमें जो आदिवासी सवालों पर जो बड़े बड़े लेखकों का उसमें लेख था, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी प्रासंगिक बातें वो वहाँ मध्य प्रदेश के उस मेरे सरकारी संस्थान से प्रकाशित हो रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन ऐसे प्रयास दूसरी जगह से क्यों नहीं होते हैं? वहाँ मध्य प्रदेश में जाइएगा तो काष्ठ कला पर और दूसरी चीज़ों पर हो रही है। अभी 1-2 साल पहले मैं मध्य प्रदेश गया था, तो वहाँ मैंने देखा कि वो
भूरी बाई और एक क्या नाम है जिनको पद्मश्री मिला, और एक भाई है, इन दिनों को जो चित्र बना रहे थे तो उसमें से एक, अब नाम याद नहीं आ रहा, वो चित्र बना रही थी और नर्मदा की कहानी की। तो नर्मदा के कहानी का वो पेंटिंग कर रही थी, तो 10 गुना 40 फुट लंबा चौड़ा था, और ऐसा वो 4 बना रही थी। तो उतने बड़े पेंटिंग बना के जिसमें कि नर्मदा की उत्पत्ति की कथा को वो उसमें व्यक्त कर, मैं पूरा तो नहीं देखा, वो अधूरा बन रहा था, तो देखा बाद में क्या बना मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन ये इस तरह के है काम हो सकते हैं, दूसरे जगह भी हो सकते हैं। हाँ, जैसे कि नागालैंड में क्या है कि संगीत को उद्योग का दर्जा प्राप्त है, हाँ? बाकी कहीं नहीं सोचते हैं। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी, जैसे असम या हुआ या कहीं भी, जो हमारे आदिवासी कलाकार या दूसरे जो कहीं से सीख के आते हैं तो उनको फेलोशिप दे जाती है दूसरे राज्यों में। हमारे झारखंड के इसके बारे में कहीं नहीं सोचते। तो आप लोग तो इतना अनुभव है, तो आप लोग नहीं कुछ मतलब अपनी राय तो अनुभव है, तो मेरा काम है लिखना, तो मैं तो कई बार लिखा हूँ, जहाँ जितने लोग हैं जो भी संभव हैं। नहीं, आप मुझे मतलब एक सिंपल सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए कि आप झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में कितनी नौकरियां निकलती, इसी को देख लीजिए। हिंदी में कितने पोस्ट आ रहे हैं और कुड़ुक में कितने पोस्ट आ रहे हैं, संथाली में कितने पोस्ट आ रहे हैं, बाकी आदिवासी जबानों में कितने पोस्ट आ रहे हैं। तो मैंने इतना मतलब बैलेंस क्यों इतना बिगड़ा हुआ है? वो आपका सवाल बहुत वाजिब है। मुझे अच्छा लगा कि अभी जैसे गुमला इलाके में क्या हुआ कि कुड़ुक के बारे में शिक्षकों की संख्या कम आई, तो वहाँ के लोगों ने देखा, बोला कर इतने हमारे इलाके में कुड़ुक के लोग हैं पढ़ने वाले और इतने शिक्षक कम कैसे होंगे। तो वहाँ के हमारे लड़कों ने पूरा आंदोलन चलाया, डीसी के पास गया, घेराव किया और ये सारा कुछ किया और उसका मुद्दे को उठाया, है ना। तो ये एक अच्छा लगा कि वो संघर्ष भी करते हैं। लेकिन मैं ये पूछता हूँ, मतलब मेरे तरफ, कि आप संविधान में इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, हर तरह का प्रावधान करते हैं, हाँ, लेकिन आज तक 5वीं अनुसूची को आपने हमारे इलाके में लागू नहीं किया। झारखंड में 25 साल हो गए झारखंड गठन के, और राष्ट्र निर्माण के 75 साल से अधिक हो जा रहे हैं। तो आदिवासी केवल हर चीज़ के लिए वो लड़ता रहेगा तभी आप देंगे, लड़ के मर जाएगा तब भी नहीं देते हैं उसको, और हमेशा उसको आप डिफेम कर रहे हैं, ये खलनायक है, ऐसा करने के लिए आप उसको प्रयास करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि जैसे आप जैसे लोग हैं, संवेदनशील लोग हैं, या जैसे कि आदिवासी साहित्य बात करती है, क्या कहते हैं कि ये धरती बचाओ, प्रकृति बचाओ, ये हवा पानी सब बचाओ। तो मेरा सवाल क्या है कि आदिवासी ये जो संघर्ष कर रहा है धरती या प्रकृति को बचाने के लिए, तो क्या यहाँ की हरियाली या हवा सिर्फ वो अपने लिए चाह रहा है? नहीं, तो सब या क्या उर्वर धरती बचे वो क्या आदिवासी के लिए बचे? क्या आपके वो सबके लिए शुद्ध हवा नहीं चाहिए? सबको चाहिए। शुद्ध पानी नहीं चाहिए? ये हवा की ठंडी हवा, पेड़ों की ठंडी छांव नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अगर चाहिए तो आप जैसे लोग हैं वो भी इस संघर्ष में हमारे समर्थन में हैं और बताएं दुनिया को कि भाई ये लोग हैं, ये असली लड़ाई लड़ रहे हैं, मनुष्य को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, धरती को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप इनके साथ होइए। क्या गलत कह रहा हूँ? सही। सर, आखिरी सवाल, बिरसा मुंडा को जिस तरह से सरकारी तौर से याद किया जा रहा है, उस पूरे कार्यक्रम को देखकर जो भी आदिवासी और आदिवासियत की जो समझ रखने वाला जो भी इंसान है वो संतुष्ट नहीं है। आप भी कुछ ऐसा महसूस करते हैं? देखिए क्या है ना कि ये राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी बोल रहा हूँ मैं, तो किसी भी जो नायक को अपने हित में यूज करना चाहती है, अपने हित के लिए, तो जो भी पार्टी है वो आगे अपने हित में उसका
कल को हो सकता है कि दूसरी पार्टी आए तो हो सकता है कि किसी और नायक को या किसी और को वो भुलाने की कोशिश करे। तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। दोस्तों, आदिवासी अदब, आदिवासी रचना के बड़े नाम महादेव टोप्पो जी से हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, साहित्य के बारे में, दर्शन शास्त्र के बारे में, आदिवासी जीवन पद्धति के बारे में, सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी के बारे में और थोड़ी बहुत राजनीति के बारे में भी। फिर किसी अन्य मौके पे कुछ और सवाल लेके हम आपसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, सभी दर्शकों को फिर एक बार जोहार।